हे गाइस, यू आर वाचिंग पीएसवी इंग्लिश और मैं हूं आपके साथ स्वयं आहूजा। आज हम बैचलर ऑफ एजुकेशन का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। अगर हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 1 ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट, जो कि सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ असेसमेंट। मीनिंग जानने से पहले जानते हैं कि ये वर्ड बना कैसे। लैटिन वर्ड एसिडाइड से बना वर्ड असेसमेंट, जिसका मतलब क्या है एसिडाइड का भी, टू सेट विद, मतलब किसी के पास बैठना। हम अगर असेसमेंट से जोड़ के देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि किसी के पास बैठ के उस बंदे को असेस करना, उसको एक तरीके से रिव्यू करना, उसके पास बैठ के उसको टोटली ऊपर से लेके नीचे तक ऑब्जर्व करना एंड उसके हिसाब से उसका इवैल्यूएशन करना। इट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच वी असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू टेस्ट। तो ये एक प्रोसेस है जिसके साथ हम अपने स्टूडेंट्स का, अपने विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस जो है उसका असेसमेंट करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे थ्रू टेस्ट। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विद पर्पस ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। तो हमें अभी फुल कैरेक्टर बिल्डिंग करनी होती है। अगर एक स्टूडेंट की ओवरऑल कैरेक्टर बिल्ड करना होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है, जो टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिकली, डाटा कलेक्शन करना होता है हमने बेसिकली उसके अकेडमिक डाटा कलेक्शन एंड एज वेल एज नॉन अकेडमिक डाटा कलेक्शन टू। और डिफरेंट सोर्सेज से करना होता है। क्लास में कैसा चल रहा है, घर में कैसे चल रहा है, सोशली कैसे चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा उसका बिहेवियर है, पार्टिसिपेट कर रहा है गेम्स में, नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस कैसा है और बाकी चीज़ों में परफॉर्मेंस कैसा है। हर हिसाब का डाटा कलेक्ट करके हमने ओवरऑल असेसमेंट करनी कि हाउ द स्टूडेंट इज। मीनिंग जो है उसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है जिसके साथ आपको ईजिली समझ लग जाए। सबसे पहले इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहले प्लान करना, कैसे करेंगे, कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे विच कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, कि बच्चे ने कितना लर्न किया हुआ है उसके हम एक इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं। और उसमें ये चार जो प्रोसेस में ये जो 4 स्टेजेस हैं वो इंक्लूडेड हैं, प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग इसके साथ हम गैदर करते हैं। तो इसको आप अपने एग्ज़ाम में अगर लिख के आओगे तो आप ऐसे ही लिख के आना, यूजिंग द एरोज, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के ऊपर। कुछ ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। एलन 2004 क्या कहते हैं, assessment involves the use of empirical data on student learning to refine programs and improve student learning। assessment क्या है, डाटा को यूज़ करना स्टूडेंट लर्निंग को और इम्प्रूव करने के लिए और उनके प्रोग्राम्स को रिफ़ाइन करने के लिए। रिफ़ाइन करने के लिए मतलब स्टूडेंट्स का सिलेबस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम असेस करते हैं, हम डाटा के साथ असेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीचर बन गए, आपने क्लास में एक टेस्ट लिया, टेस्ट में आपको डाटा से पता चला कि हाँ भाई मेरी क्लास में से 10 में से 5 से अब कोई गया ही नहीं है। मींस डैट की क्लास को वो डाटा वो जो टॉपिक है जिसका आपने टेस्ट लिया है वो अभी तक क्लियर नहीं है। व्हाट विल यू डू, यू विल कंडक्ट अ रीटेस्ट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द होल टॉपिक अगेन। तो इसके साथ क्या हुआ, आपने सबसे पहले प्रोग्राम को रिफाइन किया, मतलब आपने अपने डेली शेड्यूल के अंदर एक और टेस्ट को कंडक्ट किया और दोबारा से उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की। और इसके साथ क्या हुआ कि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो सी है वो इम्प्रूव हुई। तो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम इस डेफिनेशन को। असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। अगली डेफिनेशन जो है वो हैरी डूड्स और कॉर्ना स्मिथ की है। असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, recording and using information about pupils' responses to an educational task। assessment एजुकेशन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट माने उसको हम एक तरीके से उसको
सीरियल वाइज ऑर्डर में एक उसका ऑर्डर लगाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको यूज़ करते हैं उसी इन्फॉर्मेशन को, किस लिए? टू एन एजुकेशनल टास्क। पीपल के रिस्पॉन्सेज को हम आगे एजुकेशनल टास्क में जो उनसे वो यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ असेसमेंट। नेचर ऑफ असेसमेंट दो तरह का आता है। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ साइंस एंड सेकेंडली असेसमेंट एज आर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं असेसमेंट एज साइंस क्या बोलता है। सिस्टमैटिक स्टडी है ये। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये सिस्टमैटिक स्टडी है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ असेसमेंट ऑफ साइंस, सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक स्टडी। असेसमेंट को हम बाकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ भी कंसर्न कर सकते हैं, लाइक अचीवमेंट के साथ, एटीट्यूड के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, और हम इनको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के साथ स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले पॉइंट को कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी। सेकेंडली साइंटिफिक लॉस। हमने काफ़ी सारे लॉस पढ़े थे साइंस के अंदर, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़े हैं। बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 10th तक तो साइंस पढ़ी हुई है। तो हमने पढ़ा था कितने सारे लॉस उसके अंदर हमने पढ़े थे। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा उसके अंदर, है ना। वैसे लॉ, साइंस लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। तो बहुत सारे साइंटिफिक लॉ जो उनसे हैं वो असेसमेंट के टाइम भी यूज़ होते हैं, जो एज इट इज़ यूज़ होने होते हैं। और वैलिडिटी ऑफ लॉ। वैलिडिटी ऑफ लॉ जो उनसा है, मतलब अगर आप इंडिया में यूज़ करेंगे तो भी वैलिड है, अगर आप किसी यूरोपियन किड के ऊपर यूज़ करते हैं तो भी वैलिड है, मतलब कहीं पे भी जाएं तो ये वैलिड ही पाया जाएगा। असेसमेंट ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑफ नहीं आएगा इधर, असेसमेंट इज़ अ पॉजिटिव साइंस आएगा। उसके तर्क पे हम क्या देते हैं कि मोर लॉजिकल है, मोर एफिशिएंट है, मोर यूनिफॉर्मिटी है। एक एक करके समझते हैं। लॉजिकल कैसे हुआ भाई? लॉजिक अच्छा, सबसे पहले तो पॉजिटिव साइंस समझते हैं। एक वर्ड तो साइंस हमने पढ़ा, एक पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या है? सिस्टमाइज्ड नॉलेज है ये भाई, सिस्टमैटिक नॉलेज है। ये एक फिनोमिना जो एक्सप्लेन करता है कैसे कोई चीज़ वर्क करेगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको हम पॉजिटिव साइंस बोल देते हैं। तो क्यों बोल देते हैं इसको पॉजिटिव साइंस? बिकॉज इट इज़ मोर लॉजिकल। मोर लॉजिकल माने लॉजिक। लॉजिक मतलब हमने लॉजिक के साथ एक रिलेशनशिप की, जिसके साथ हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो थी वो बिल्ड की इसके अंदर, और देखा क्या कारण था जिसकी वजह से ये काम हुआ और उसका इफेक्ट क्या निकला। हमने अपना लॉजिक यूज़ किया। मोर एफिशिएंट। एफिशिएंसी की बात करें तो असेसमेंट एक पॉजिटिव साइंस के रूप में हमें एक स्टूडेंट का होल बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन देता है और हम एफिशिएंट हो जाते हैं उस बच्चे से डील करने में। मोर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सेम बिहेवियर विद ऑल स्टूडेंट्स। तो हम अगर सभी के साथ ही उन्हीं लॉज का, उन्हीं स्टडीज़ का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट, arguments in favor of assessment being a normative science. Now what is normative science? Normative means normal. तो नॉर्मल के हिसाब से हम देखेंगे कि मोर प्रैक्टिकल इट इज़, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें पता है क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और कैसे करेंगे। इट इज़ लाइक मोर प्रैक्टिकल। हम इसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। मोर यूज़फुल, बहुत यूज़फुल है। हमें ये वेज बताता है, हमें ये तरीके बताता है कि हम बच्चों की वेलफेयर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मैक्सिमम वेलफेयर, वही वेलफेयर का पॉइंट आ गया। असेसमेंट के साथ हम बच्चों के अंदर मैक्सिमम उनका बेनिफिट जो है वो सोच सकते हैं थ्रू वेरियस रिसोर्सेज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मेटिव साइंस, हम इसको इसलिए बोल सकते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस कुछ नॉर्म्स फिक्स कर देता है, कुछ जो सजेशंस है वो हमें देता है और हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो उनसा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी कैन सी दैट इज़ अ नॉर्म मोर प्रैक्टिकल, मोर यूजफुल एंड मैक्सिमम वेलफेयर असते हो। असेसमेंट एज एन आर्ट। असेसमेंट को हम आर्ट क्यों बोलते हैं? आर्ट, आपके कोई ड्राइंग है, कोई म्यूज़िक की कला है, आर्ट मीन्स कला। तो आर्ट किस हिसाब से हुआ ये? सबसे पहले सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। असेसमेंट जो है बहुत सारा यूज़फुल है। आप किसी भी तरीके से एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट कैन बी यूज्ड। तो ये बताता है कि हम किसी की एबिलिटी को, किसी के स्किल्स को मैक्सिमम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे रियलिस्टिक सिचुएशन है। रियलिस्टिक कैसे बोल सकते हैं हम इसको? रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन माने क्लासरूम एक रियलिटी व्यू है।
रियलिटी मीन्स कि क्लासरूम में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. म्यूजिक इज़ अ प्रैक्टिकल, ड्राइंग इज़ प्रैक्टिकल, लाइक दैट असेसमेंट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल. थर्ड इज प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ असम्पशन. डाउट्स को रिमूव करने में सबसे बड़ा काम इसका आता है. रियल नेचर में है, साइंस भी है, आर्ट भी है, तो हम इसको प्रैक्टिकल बेसिस में यूज़ कर सकते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, ये ऑलरेडी थ्योरीज यूज़ हुई हैं इसलिए वेरीफाइड हैं, तो हम असेसमेंट करने पे हम यूज़ कर सकते हैं. अब इनका करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको देख लेते हैं. करेक्टरिस्टिक्स जो एक्सपर्ट के व्यूज़ जो हैं उनकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे. तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है ये कॉन्टीन्यूस है. कॉन्टीन्यूस माने असेसमेंट कॉन्टीन्यूस का क्या कर सकते हैं हम कि हम उसको कहीं भी असेस कर सकते हैं एक बच्चे को, चाहे स्कूल में असेस करें, चाहे आउटसाइड द स्कूल असेस करें, चाहे क्लासरूम में असेस करें, चाहे प्लेग्राउंड में असेस करें, हम उसको कहीं भी असेस कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव है. कॉम्प्रीहेंसिव हम एक तरफ से उसको नहीं करेंगे. कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि फ्रॉम द ऑल एस्पेक्ट्स. हम एकेडमिक, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम चाहे उसका एकेडमिक हो, चाहे उसका स्पोर्ट्स हो, चाहे उसका नॉन एकेडमिक हो, वी विल कंसीडर ऑल द फील्ड्स हियर. थर्ड पॉइंट है इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल. असेसमेंट जो है वो स्कूल के अंदर भी और बाहर दोनों तरफ हो सकती है. स्कूल के अंदर असेसमेंट टीचर द्वारा होती है और आउटसाइड द स्कूल ये टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स किसी के द्वारा भी हो सकती है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एजेंसीज कुछ भी हो सकती है. घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, एनजीओस हो सकते हैं, या कोई और प्रोफेशनल एजेंसी हो सकती है, और उनके हिसाब से हम क्या करते हैं बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं. जैसे NTA इज़ द वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द असेसमेंट, है ना, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है. नीट वगैरह का हो गया या कोई भी हो गया. फिफ्थ इज एवेल्यूएशन ऑफ क्यूरिकुलम. असेसमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, हम अपने साइलेबस को, हम अपने क्यूरिकुलम को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारा जो साइलेबस है, हमारा जो क्यूरिकुलम है, क्या वो ठीक है, स्टूडेंट इसके हिसाब से बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. हम प्लान कर सकते हैं अपने क्यूरिकुलम को बच्चों की असेसमेंट को देख के. एवेल्युएशन ऑफ टीचर एंड टीचिंग. बच्चों के असेसमेंट से हमें पता चल सकता है कि टीचर कैसा था, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया. अगर पूरी क्लास ही डल परफॉर्म करेगी तो हम हिसाब से लगा सकते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया. यूज़ ऑफ मोर साइंटिफिक टूल्स. असेसमेंट के साथ हम और साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर्स हो गए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो गया, या कुछ भी. एट्थ है मायरिंग प्रोग्रेस. मायरिंग प्रोग्रेस में क्या है कि हम बच्चों को असेस करते हैं अलग अलग टाइम के ऊपर, और उनकी क्यों असेसमेंट करते हैं टू मायर देयर प्रोग्रेस, कि वो पहले कहाँ पे स्टैंड करते थे और अब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. नाइन्थ डायनामिक. डायनामिक को और क्या बोलते हैं हम, चेंजिंग. असेसमेंट हर टाइम पे चेंज होती रहती है, टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चेंज होती रहती है कि आपने किस तरह का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और किस तरह का असेसमेंट उसके लिए यूज़ होगा. टेंथ इज फीडबैक. ये फीडबैक है, असेसमेंट करके हम डाटा को कलेक्ट करके उसको फीडबैक उसका दे सकते हैं, उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं कि हाउ द परफॉर्मेंस वॉज. 11th इज इम्प्रूव प्रोडक्ट प्रोसेस एंड गोल. अगर असेसमेंट करेंगे कि जो भी अच्छे एस्पेक्ट्स होंगे हम उनको कंटिन्यू रखेंगे, जो भी बुरे होंगे, बैड होंगे, उनको मॉडिफाई करना भी ज़रूरी है, उनको रिमूव करना भी ज़रूरी है, ताकि हम गुड रिजल्ट को ऑक्यूपाई कर सकें. 12th इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन. असेसमेंट दो तरह की होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव. फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे होती है, और समेटिव का मतलब क्या होता है जो एट द एंड होती है. तो इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव को इन डिटेल. पर अभी के लिए आप इतना समझो कि फॉर्मेटिव विच इज़ ड्यूरिंग द टीचिंग एंड समेटिव विच इज़ एट द एंड ऑफ द टीचिंग. पॉजिटिव प्रोसेस है, इसकी पॉजिटिव ही इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत कम देखने को मिले हुए हैं. 14 इज असर्टेन आउटकम्स. असेसमेंट हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने में हेल्प करती है. परफॉर्मेंस को हम मैच कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ. जो हमने ऑब्जेक्टिव्स जो उनसे थे वो बनाए थे कि ये अचीव करेंगे, तो उसके साथ हम मैच कर सकते हैं क्या वो अचीव हुए कि नहीं हुए. आउटकम जो मतलब रिजल्ट है वो हमारा डिज़ायर्ड आया या नहीं आया, उसको देख सकते हैं. 15th इज मोर ऑब्जेक्टिव. एक सब्जेक्टिव वर्ड होता है, एक ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है. तो अभी तक तो हम ये जान ही गए हैं, बीएड में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों के लिए. ऑब्जेक्टिव ये प्रोसेस मतलब कीप ऑन रहती है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. लर्नर सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं, लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है. लर्नर इज इन द सेंटर. सब कुछ लर्नर के लिए किया जाता है. टीचर, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज जो भी है वो सब कुछ लर्नर के लिए किया जाता है. तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हुआ होगा.
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।